हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 176 केयरिंग हस्बैंड। वह दीक्षा के बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके मासूम से सोते हुए चेहरे की तरफ निहारने लगा। उसके चेहरे पर आज थकावट के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे थे। ये भी आदित्य की ही देन थी। वह उसके मासूम चेहरे को निहारते हुए उसे अपने और करीब करके अपनी बाहों में कस लेता है। अब आगे आदित्य की निगाहें अपनी दीक्षा के मासूम से सोते हुए चेहरे पर गई। उसे देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह उसके चेहरे की तरफ झुक गया और उसके चेहरे पर किस करने लगा। जब 2-3 बार के किस से मन नहीं भरा तो उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए उसे गीला कर देता है। अब आदित्य की लाइफ में दीक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वह उसकी छोटी से छोटी खुशी और उसके फेस पर स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वह दीक्षा के बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसे प्यार से सहलाते हुए अपने और दीक्षा के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। उस दिन शादी के मंडप में जबरदस्ती उसका हाथ थाम कर जिस लड़की से उसने शादी की थी, उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि एक दिन वह लड़की उसकी जिंदगी बन जाएगी और वह उससे प्यार करने लगेगा। आदित्य को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, पर शीतल जी ये बात पहले से ही जानती थी कि दीक्षा ही आदित्य की पत्नी बनने के काबिल है और दोनों ही एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। पर आदित्य उस बात से अनजान था। उसे तो बस उस दिन अपनी दादी माँ के जिद के कारण शादी करनी पड़ रही थी। पर आज उस दिन शादी के मंडप में जबरदस्ती बांधा गया ये रिश्ता उसका प्यार बन चुका था, जिसे वह एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता हो। वह आज उसके बगल में बड़ी ही मासूमियत के साथ चैन की नींद सो रहा था। अब दीक्षा आदित्य के हर मर्ज की दवा बन चुकी थी। उसकी नजदीकी आदित्य को हमेशा एक अलग सा सुकून दे जाती थी। आज आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। वह दीक्षा के क्यूट से चेहरे को देखने में लगा था और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर रहा था। दीक्षा तो गहरी नींद में सो रही थी, पर उन्होंने आज डिनर नहीं किया था। आदित्य को तो भूख से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर दीक्षा, उसकी तो भूख लगने पर हालत ही खराब हो जाती थी। आज भी दीक्षा की नींद भूख से कुलबुलाते हुए ही खुली। आदित्य तो अभी तक जगा हुआ ही था। उसने देखा कि दीक्षा ने अपनी मासूम आंखों को खोलने लगी है। ये देखकर वह उसके होठों की तरफ देखकर उस पर एक लाइट किस करता है और दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम जाग क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी कमर को सहलाते हुए अपनी नींद भरी आवाज में किसी छोटे बच्चे की तरह बोली, आदि बहुत भूख लगी है। ये सुनकर आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह उसके माथे को प्यार से चूमता है और इंटरकॉम से खाने का ऑर्डर दे देता है। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे। खाना भी अब तक ठंडा हो चुका था, इसलिए मैक्स आदित्य का ऑर्डर पाकर उसे गर्म करने लगी। आदित्य बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है, फिर दीक्षा के कपड़े समेटकर उसे भी कपड़े पहना देता है। कपड़े पहनाते वक्त उसने देखा कि उसने दीक्षा को कितनी ही जगह पर बाइट किया है। दीक्षा अपनी कमर को सहलाते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह सरककर आदित्य के पास आ गई और उसके सीने में खुद को छिपाकर उसे हक कर लेती है। आदित्य अपनी वाइफी को अपनी बाहों में थामकर उसकी पीठ को आहिस्ते आहिस्ते सहलाने लगा। अचानक से उसकी पकड़ दीक्षा की कमर पर कस जाती है, जिससे दीक्षा की कमर पर एक तेज दर्द होता है और उसकी आह निकल जाती है। ये सुनकर आदित्य अपनी वाइफी की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने अपनी कमर की तरफ इशारा कर दिया। आदित्य अपने हाथों को उसकी कमर के पास लाते हुए दीक्षा की टी शर्ट को उसकी कमर से ऊपर उठाता है तो वह देखता है कि उसने दीक्षा की गोरी पतली कमर पर भी बाइट मार्क बनाए हैं। ये देखकर आदित्य को अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि दीक्षा के करीब आते ही वह इतना वाइल्ड क्यों हो जाता है। वह ऑइंटमेंट लाकर उसकी कमर पर ध्यान से लगाने लगा। उसने दीक्षा की कमर पर भी अपने दांत गड़ा दिए थे, जिससे दीक्षा को बहुत जलन और पेन भी हो रहा था। ऑइंटमेंट लगाने के बाद भी जब उसने देखा कि दीक्षा के चेहरे पर दर्द की लकीरें अभी भी है तो वह उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बड़े प्यार से पूछा, वाइफी कहीं और भी दर्द हो रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य बड़े ध्यान से उसे बैक पर लिटाता है और उसकी टी शर्ट रिमूव कर उसे हल्के हाथों मसाज देने लगा। आदित्य की इस मसाज से दीक्षा को एक राहत महसूस हुई। अब उसे काफी रिलीफ फील हो रहा था। थोड़ी देर तक मसाज देने के बाद वह दीक्षा को दोबारा उसकी टी शर्ट पहना देता है। अब तक डिनर की ट्रॉली भी उनके बेडरूम में आ चुकी थी। आदित्य डिनर की ट्रॉली को कॉफी टेबल पर लेकर जाता है, फिर दीक्षा को किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ध्यान से बेड से उठाकर सोफे पर बिठा देता है।
फिर वह दीक्षा के लिए प्लेट भर कर डिनर सर्व करता है, क्योंकि उसे पता थी कि दीक्षा को इतने खाने को चुटकियों में खत्म कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका नमूना वह पहले भी देख चुका था। वह दीक्षा को अपने हाथों से खिलाने लगा। उसका एक हाथ दीक्षा की कमर को थामे हुए था और दूसरे हाथ से वह दीक्षा को खाना खिला रहा था। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के हाथों से खा रही थी। नो डाउट उसने अपनी शैतान बीवी को बिगाड़ कर रखा हुआ था। वह अधिकतर जब वह रूम में ही डिनर या ब्रेकफास्ट करते तो अपने हाथों से खाकर आदित्य के हाथों से ही खाती थी। CH 177 नाराज वाइफी। वह दीक्षा को अपने हाथों से खिलाने लगा। उसका एक हाथ दीक्षा की कमर को थामे हुए था और दूसरे हाथ से वह दीक्षा को खाना खिला रहा था। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के हाथों से खा रही थी। नो डाउट उसने अपनी शैतान बीवी को बिगाड़ कर रखा हुआ था। वह अधिकतर जब वह रूम में ही डिनर या ब्रेकफास्ट करते तो अपने हाथों से खाकर आदित्य के हाथों से ही खाती थी। अब आगे, दीक्षा को डिनर कराने के बाद आदित्य खुद भी डिनर करता है। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आ जाता है। वह दीक्षा को आराम से सुलाकर खुद भी उसकी बगल में लेट जाता है और दीक्षा को अपनी बाहों में भर लेता है। दीक्षा आदित्य के सीने पर अपना सिर रखकर अपनी टिमटिमाती आंखों से किसी क्यूट बच्चे की तरह उसे देखने लगी। खुद को यूं देखता देख आदित्य दीक्षा के बालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी? रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सो जाओ। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह ना में सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। आदि प्लीज आप मुझे स्टोरी सुनाए ना। आपको पता है जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मम्मा मुझे स्टोरी सुनाया करती थी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा के माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। आदित्य को ये बात पता थी कि दीक्षा बहुत ही लाड प्यार में पली बड़ी है। वह कितनी मासूम सी और साफ दिल की है। आदित्य को अब ये सोचकर बुरा लगता था कि उसने अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों में दीक्षा को कितना परेशान किया। वह हमेशा उससे रूडली पेश आया करता था। आदित्य को हैरानी इस बात की भी होती थी कि दीक्षा जैसी मासूम और प्यारी सी लड़की उसके रूड बिहेवियर को कैसे झेल गई। उसने दीक्षा को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी। इस बात की तकलीफ उसके दिल में अभी भी रह गई थी। अब तो आदित्य दीक्षा को चोट पहुंचाना तो दूर की बात है, वह इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। हाँ, कोई अगर उसकी दीक्षा को एक खरोंच पहुंचाने के बारे में सोचे भी तो उसकी जान जरूर ले सकता था। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बदमाश हो गई हो? तुम कोई 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हो जिसे मैं स्टोरी सुनाऊं। हम कोट। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा का तो चेहरा ही लटक जाता है। वह आदित्य को गुस्से से घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलते हुए वह मुंह फुलाते हुए करवट लेकर आदित्य की तरफ पीठ कर देती है। आदित्य अपनी वाइफी की इस हरकत पर स्माइल करता है और थोड़ी देर तक यूं ही अपनी रूठी वाइफी को निहारता है। फिर वह दीक्षा को अपने करीब खींचकर उसकी पीठ को अपने चेस्ट से सटा लेता है। दीक्षा उससे छूटने के लिए कसम साती है, पर आदित्य ने पहले ही दीक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी, इसलिए वह चाहकर भी उससे छूट नहीं पाई। आदित्य ने आहिस्ते से दीक्षा को अपनी तरफ पलटकर अपने ऊपर कर लिया। उसने उसके हाथों को पहले ही अपने ग्रिप में ले रखा था, इसलिए दीक्षा चाहकर भी छूटने की कोशिश नहीं कर सकती थी। आदित्य दीक्षा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में लेते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करने लगा। दीक्षा अपनी छोटी आंखों से आदित्य को घूरने लगी। आदित्य उसकी कमर पर सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, वाइफी कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने किसी छोटी सी 5 साल की बच्ची से शादी कर ली है। ये बोलकर वह दीक्षा के नोज पर टैप करता है। दीक्षा आदित्य को घूरते हुए अपनी नाक को सहलाते हुए बोली, आपको एक 21 साल की लड़की 5 साल की छोटी बच्ची नजर आ रही है। आदि मुझे लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आपकी आई साइट भी वीक हो गई है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की इस उम्र वाली बात पर आदित्य उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में एक शरारत लेकर बोला, रियली वाइफी तुम्हें लगता है कि मेरी उम्र हो गई है? वैसे मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत यंग हूँ, जिसका प्रूफ मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें दे चुका। पर अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं फिर से। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि दीक्षा समझ गई कि आदित्य क्या कहना चाहते हैं। वह शर्म से गुलाबी होते हुए आदित्य के सीने पर मारते हुए बोली, आप तो रहने ही दीजिए, हर बात पर आप बहाना ही ढूंढते रहते हैं मुझे तंग करने का। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाने का नाटक करते हुए बोला, वाइफी मैं तुम्हें कहाँ तंग करता हूँ?
आदित्य के इस सवाल पर दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, सीरियसली आदि, मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे परेशान नहीं कर रहे थे तो और क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझे आप? पूरे 21 साल की हूँ और कुछ ही महीनों में मैं 22 साल की हो जाऊंगी। आदित्य दीक्षा के बालों को सहलाते हुए बोला, हाँ, तुम बहुत बड़ी होने जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे उसकी बातों में ताने की बू आ रही थी। दीक्षा को अपनी तरफ यूं घूरता देख आदित्य के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वह दीक्षा को खुद से चिपकाते हुए बोला, जान, जब हमारा बेबी आएगा तो वह भी सोचने लगेगा कि मैं ज्यादा शैतान हूँ या मम्मा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के चेहरे पर पहले तो गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, फिर बेबी का नाम सुनते ही उसका एक्सप्रेशन जल्दी से चला भी जाता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आदि, हमारा बेबी बिल्कुल मेरी तरह होगा। ये बोलते हुए दीक्षा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देखकर आदित्य के दिल को एक सुकून पहुंच रही थी। वह अपने स्माइल को छिपाते हुए दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं वाइफी, तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी तुम्हारे नखरे झेलता आ रहा है। अगर हमारा बेबी भी तुम पर ही गया तो उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। मैं इकलौता कितना सब कुछ संभालूंगा। कोट। दीक्षा एक नजर घूरकर आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य की बातें सच थी। दीक्षा थी ही इतनी शैतान कि उसके होते हुए आदित्य को किसी दूसरे शैतान की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त वह मात्र 21 साल की थी और एक कॉलेज स्टूडेंट भी थी। ऐसे में वह उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना चाहता था। पहले वह दीक्षा को थोड़ा बड़ा देखना चाहता था, क्योंकि अभी तो दीक्षा में उसका बचपना और चुलबुलापन अभी भी उसमें था। एक हिसाब से वह खुद ही एक बच्ची थी, इसलिए आदित्य ने अभी तक पेरेंटिंग के बारे में नहीं सोचा था। वंश का अपार्टमेंट। रात के करीब 12 बजे वंश अपने अपार्टमेंट पहुंचा। उसने कहने को तो पहले ही अपनी वाइफी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह आज घर लेट पहुंचने वाला है। कृतिका ने उसका मैसेज सीन भी किया था, पर वंश की फिक्र की बात ये थी कि उसने किसी तरह का कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था, बस सीन करके छोड़ दिया था। ये तो यही दिखाता था कि कृतिका उससे कितनी नाराज है। वह अपार्टमेंट के अंदर आया तो सबसे पहले उसकी निगाहें कृतिका पर गई, जो उसका वेट करते करते ही वही सोफे पर सो गई थी। वंश की निगाहें कृतिका के गालों पर गई, जहां आंसू बहने से आंसुओं की एक लकीर उसके गालों पर छप गई थी। ये देखकर वंश की मुट्ठियां भींच गईं और उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वह सोफे की तरफ कृतिका के पास गया। जैसे ही उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरने लगा, कृतिका की आंखें खुल गईं। उसने अपनी आंखों के सामने वंश को देखा। उसे वंश को यूं देखकर खुशी तो हुई, पर चेहरे से उसने वह जाहिर नहीं होने दिया। वह वंश को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी, तो वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कृतिका वंश का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोली, बड़ी जल्दी आ गया, खाना टेबल पर रखा हुआ है, गर्म करके खा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वंश के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगी। वंश आज अपनी वाइफी के टोन में अपने लिए रूखापन साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वह डाइनिंग टेबल के पास गया। उसने देखा कि खाना ज्यों का त्यों रखा हुआ है। इसका तो एक ही मतलब था कि कृतिका ने कभी तक खाना नहीं खाया। वंश को उसकी फिक्र होने लगी। वह अपने बेडरूम में आया। इस वक्त कृतिका वॉशरूम जाकर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो वह एक लाइट पिंक कलर के सेटिन के नाइट गाउन में थी। वह जैसे ही बाहर आई, उसकी निगाहें रूम में मौजूद वंश पर ही पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। कृतिका आज वंश से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वंश, जो कि कृतिका को ही देख रहा था, वह कृतिका के करीब जाने लगा, पर इससे पहले कि वह उसका हाथ पकड़ पाता, वह उसे इग्नोर करते हुए बाहर डाइनिंग एरिया में आ गई। वंश ने अपने बड़े हाथ वापस ले लिए और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। कृतिका समझ गई थी कि वंश ने अभी तक खाना गर्म नहीं किया होगा। वह किचन में गई और उसके लिए खाना गर्म करने लगी। भले ही वह अपने पति से बहुत नाराज थी, पर फिर भी वह उनसे बहुत प्यार करती थी और उसे वंश की बराबर चिंता भी थी। वह खाना गर्म करने के बाद खाने की बर्तन को बेडरूम के अंदर कॉफी टेबल पर रख देती है ताकि वंश डिनर कर सके। फिर वह बेड पर जैसे ही बैठती है, वंश वॉशरूम से बाहर आ जाता है। कृतिका की निगाहें जैसे ही वंश पर पड़ती है, वह उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। वंश ने अभी अभी शावर लिया था, जिससे उसके बाल गीले गीले से थे
जिसे वह एक टोवेल से सुखाते हुए बाहर आ रहा था। उसने सिर्फ लोवर पहना हुआ था। ऊपर की मस्कुलर बॉडी पूरी तरह से शर्टलेस भी, और वह बेहद हैंडसम भी लग रहा था। अपनी वाइफी को अपनी तरफ यूं देखता देख वंश के फेस पर एक स्माइल आ गई। कृतिका समझ गई कि ये भी वंश की उसे मनाने की एक चाल है। ये फील करके वह वंश से अपनी नजरें हटाकर जैसे ही वह बेड पर लेटने को होती है, वंश उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कृतिका चाहकर भी टस से मस नहीं हो पा रही थी। वह वंश के हाथों से छुड़ने के लिए छटपटाने लगी। वह वंश की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, छोड़िए मुझे। जब 178 बातों की जलेबी। ये फील करके वह वंश से अपनी नजरें हटाकर जैसे ही वह बेड पर लेटने को होती है, वंश उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कृतिका चाहकर भी टस से मस नहीं हो पा रही थी। वह वंश के हाथों से छुड़ने के लिए छटपटाने लगी। वह वंश की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे वंश अपनी वाइफी की तरफ ही देख रहा था। उसने कृतिका को छोड़ने के बजाय उस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। कृतिका को वंश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी कोशिशें जारी रखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। पर वंश कृतिका की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था। वह कृतिका के चेहरे को अपनी हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोला, वाइफी। उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह से कहने पर कृतिका का छटपटाना बंद हो गया और उसने अपने आप को वंश की बाहों में लूज छोड़ दिया। वह वंश से मुंह फेरे हुए थी। वंश उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, वाइफी तुम नाराज हो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। वंश के इस तरह से पूछने पर कृतिका उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बेरुखी से बोली, क्या फर्क पड़ता है मेरे आपसे नाराज होने या न होने से। कृतिका की टोन से वंश समझ गया कि उसकी वाइफी इस बार बहुत नाराज है, पर चाहे जो भी वो, उससे तो अपनी कृतिका को मनाना ही था। कृतिका अपनी नाराजगी बरकरार रखते हुए बोली, आप अब भी क्यों आए, वही रहते जहां आपको काम था। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं तो अपना ख्याल रख ही लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की तरफ देखकर बोला, वाइफी ऐसी कोई बात नहीं है, समझी तुम। अगर काम बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़कर इतनी देर तक बाहर नहीं रुकता, ये बात तुम भी जानती हो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वहां से उठते हुए बोली, वंश आप हर बार यही बोलते हैं। कृतिका ही ये बात सुनकर वंश को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह कृतिका के दोनों कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कृतिका की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। ये बोलते हुए वह अपनी गुस्सैल आंखों से कृतिका को देखने लगा। वंश की पकड़ कृतिका के कंधे पर बहुत मजबूत थी, जिसकी वजह से उसे दर्द भी हो रहा था, और वंश का गुस्से से भरा चेहरा देखकर कृतिका थोड़ी सहम सी गई थी। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, बस यही आपकी प्रॉब्लम है। गलती चाहे मेरी हो या आपकी, आपको गुस्सा मुझ पर ही उतारना होता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपनी आंखों में नमी लिए वंश का हाथ झटक देती है और वहां से जा ही रही होती है कि तभी वंश गुस्से से बहुत बेरहमी से कृतिका का एक हाथ पकड़ लेता है। ये कृतिका का वही हाथ था जो कुकिंग करते वक्त वह जल गई थी। उसकी तेज पकड़ से कृतिका का दबा हुआ दर्द एकदम से ज्यादा हो गया। एक दर्द भरी तेज चीख कृतिका के मुंह से निकल गई और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उसके गालों पर टपकने लगे। कृतिका की दर्द भरी आह सुनकर वंश का गुस्सा गायब हो जाता है। अचानक से वंश का ध्यान कृतिका के हाथों की तरफ जाता है, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। वंश ने ध्यान से देखा कि कृतिका का वो हाथ बुरी तरह से लाल होने के साथ साथ स्किन बर्निंग भी काफी हो गई थी। ये देखकर वंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पकड़ कृतिका के हाथों पर लूज कर दी। कृतिका अपनी आंखों में दर्द भरे आंसू लिए वंश को नाराजगी से देखते हुए बोली, अब आप मुझे सिर्फ हट करना जानते हैं। ये बोलकर वह झट से बैग की दूसरी तरफ आकर लेट जाती है और सिसकने लगती है। वंश उसे रोकते हुए बोला, वाइफी। उद्धरण चिन्ह। पर अब तक कृतिका खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर लेती है और ब्लैंकेट के अंदर ही दर्द के मारे सिसकने लगी। वंश को अब अपनी हरकतों पर बहुत गुस्सा आया और कृतिका की अभी कही बातों से उसके दिल को दर्द भी होने लगा। वह तुरंत कृतिका के पास गया और बहुत प्यार से उसके ब्लैंकेट को हटाते हुए उसे देखने लगा। कृतिका वंश को गुस्से से घूरते हुए बोली, मुझसे दूर रहिए आप। वंश समझ गया कि इस वक्त कृतिका बहुत गुस्से में है। उसने बड़े प्यार से कृतिका का ब्लैंकेट हटाया और उसे बेड पर आराम से बिठा दिया। दर्द के कारण कृतिका की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे।
ये देखकर वंश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कृतिका के उस अफेक्टेड हाथ को बहुत ध्यान से अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, ये कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपने हाथों को वंश के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका के ऐसा कहने पर वंश को गुस्सा तो आया, पर इस बार उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि वह अपनी वाइफी को और हर्ट करना नहीं चाहता था। वह कृतिका के आंसू से भरे चेहरे को बहुत प्यार से अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लेता है और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, वाइफी आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वंश के माफी मांगने पर कृतिका एक नजर उठाकर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से वंश को देखती है। उसे देखते ही उसके आंसू आंख से निकलकर गालों पर लुढ़क जाते हैं। कृतिका वंश को अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोली, वंश बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। उसके आंखों के आंसू और चेहरे पर खींची दर्द की लकीरों से वंश समझ गया कि इस वक्त कृतिका कितने पेन में है। आज अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी वाइफी को तकलीफ तो दी थी। वह कृतिका के आंसुओं को साफ करते हुए उसके गालों को चूमते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर कृतिका के हाथों पर मलहम लगाने लगा, जिससे कृतिका को एक तेज जलन होती है। उसकी आह निकल जाती है। वंश धीरे धीरे फूंक मारकर उसे मलहम लगाने लगा। वह मलहम लगाने के बाद अपने हैंड वॉश करके बोला, अब बताओ ये कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपने हाथों को देखते हुए बोली, मैं कुकिंग कर रही थी और गलती से मेरा हाथ गर्म पैन को टच हो गया। कृतिका की इस लापरवाही पर वह उस पर गुस्सा तो करना चाहता था, पर इस वक्त कृतिका की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उस पर गुस्सा कर पाए। वह कृतिका के गालों को अपने हाथों में भरकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी तुम खुद पर ध्यान क्यों नहीं देती? तुम्हें पता है ना, तुम पर जरा सा भी खरोंच आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब तुम किचन में बिल्कुल नहीं जाओगी। सुमित्रा आंटी किचन संभाल लेंगी। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब से अपना ध्यान रखूंगी। वैसे भी ये आपकी वजह से हुआ था। उद्धरण चिन्ह। वंश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, मेरी वजह से? सीरियसली? पर मैं तो घर पर था भी नहीं वाइफी, फिर मैंने तुम्हारे साथ ही कब कर दिया? कुकिंग करते वक्त मैं आपके बारे में ही सोच रही थी, इसी वजह से मेरा ध्यान नहीं रहा और मेरा हाथ गरम कढ़ाई को छू गया। वंश अपनी छोटी आंखों से कृतिका को घूरते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था खाना बनाते वक्त मुझे याद करो और अपना हाथ जला डालो? अब बताओ कैसा फील हो रहा है? अगर अभी भी जलन हो रही है तो मैं डॉक्टर बुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी राहत मिल रही है इस वक्त। वंश ने देख लिया था कि खाने की प्लेटें ज्यों की त्यों थी। उसे पता था कि कृतिका ने कुछ नहीं खाया होगा। वह कृतिका की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी तुम सुधरोगी नहीं ना? वंश के ऐसा कहने पर कृतिका उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहिए, यूं बातों की जलेबी मत बनाइए। उद्धरण चिन्ह। वंश अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम टाइम पर खाना खा लिया करो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बातें न मानने की आदत सी हो चुकी है। खुद को देखो, कितनी कमजोर होती जा रही हो। अगर ऐसा ही रहा ना तो मुझे मजबूरन तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा और तुम्हें इंजेक्शन भी दिलवाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वंश ने लास्ट लाइन जानबूझकर कृतिका को डराने के लिए कही थी, क्योंकि उसे पता थी कि कृतिका को इंजेक्शन से कितना डर लगता था, या यूं कहें कि उसे मौत ही आ जाती थी। इंजेक्शन वाली बात सुनकर कृतिका वंश को गुस्से से घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की? और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप मुझे हॉस्पिटल में एडमिट बिल्कुल भी नहीं करा सकते, वरना मैं। उद्धरण चिन्ह। वह इतना ही बोल पाई थी कि वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, वरना मैं क्या? कृतिका कुछ सोचते हुए बोली, वरना हाँ, वरना मैं आपका खून पी जाऊंगी। कोट। कृतिका की ये धमकी सुनकर वंश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी वाइफी को देखने लगा। वह खुद से ही बोला, इसकी हरकतों का कोई भरोसा नहीं है, ये सच में ऐसा कर सकती है, वैसे भी ये कोप की देवी है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने ये बातें धीरे से कही थी, पर फिर भी कृतिका ने उसकी बातें सुन लीज। वह वंश की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, कुछ कहा आपने? वंश न में सिर हिला देता है। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, चलो खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह।
वंश की बातें सुनकर कृतिका को याद आया कि उसे तो भूख बहुत जोरों से लगी थी, पर वंश से गुस्सा होने के चक्कर में वह ये भूल ही गई थी। वह कॉफी टेबल के पास गई और सोफे पर बैठ गई। वंश उसके बगल में बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। कृतिका किसी छोटे बच्चे की तरह वंश के हाथों से खाने लगी। खाना खिलाते हुए वंश की निगाहें कृतिका पर ही थी, जो कितनी प्यारी लग रही थी। उसे खिलाने के बाद वंश ने खुद भी डिनर किया। फिर दोनों थोड़ी देर तक सोफे पर बैठे रहे। फिर वंश उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर आराम से लेटा देता है और खुद उसके बगल में बेड के क्राउन पर सिर टिका कर लेट जाता है। कृतिका की निगाहें जब वंश पर पड़ती है तो वह देखती है कि वंश कब से उसे ही निहार रहा है। उसकी आंखों में कृतिका के लिए कभी ना खत्म होने वाला प्यार साफ साफ झलक रहा था। कृतिका वंश के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, वंश, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? 179 घार दर्द। कृतिका की निगाहें जब वंश पर पड़ती है तो वह देखती है कि वंश कब से उसे ही निहार रहा है। उसकी आंखों में कृतिका के लिए कभी ना खत्म होने वाला प्यार साफ साफ झलक रहा था। कृतिका वंश के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, वंश, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कृतिका के इस सवाल पर वंश अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर उसके होठों पर एक लाइट किस कर देता है। उसकी स्माइल बहुत ही दिलकश नजर आ रही थी। वंश भी अपने बॉस आदित्य की तरह बहुत ही कम स्माइल करता था और स्माइल करते हुए वह बहुत हैंडसम भी लगता था। कृतिका उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, वंश, आपको पता है, आप स्माइल करते हुए बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं, बिल्कुल किसी सपनों के राजकुमार की तरह। कृतिका की बातें सुनकर वंश स्माइल करता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के और पास ले जाता है। वह कृतिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जब स्माइल नहीं करता तो अच्छा नहीं दिखता। उद्धरण चिन्ह। वंश ये बातें कृतिका के चेहरे के बेहद करीब रहकर बोल रहा था, जिससे वंश की गर्म सांसें कृतिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ये फील करके उसकी हालत खराब हो गई। वह वंश की आंखों में देखते हुए हकलाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप स्माइल करते हुए बहुत हैंडसम लगते हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह अपनी नजरें चुराने लगी। वंश कृतिका की कमर को सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, वाइफी, मेरी तरफ देखो। कृतिका वंश की आंखों में देखने लगी। उसे आज वंश की आंखों में एक अलग सा दर्द नजर आ रहा था। ये देखकर कृतिका को वंश की बहुत फिक्र होने लगी, क्योंकि आज से पहले उसे वंश की आंखों में ये कभी भी नजर नहीं आया था। वह वंश के सीने से उठकर ठीक से बैठते हुए वंश के गालों को बड़े प्यार से अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, वंश, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? वंश अपने आंखों के दर्द को छिपाते हुए कृतिका के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे किस करते हुए बोला, अब जब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा वाइफी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका समझ गई कि वंश आज बहुत तकलीफ में है। कोई बात जरूर है जो उसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। वह दोबारा वंश के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए अपने फिक्र भरी टोन में बोली, वंश, मैं जानती हूँ कि आप किसी तकलीफ में हैं। प्लीज मुझे बताइए कि आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। उद्धरण चिन्ह। वंश को इतनी फिक्र की आदत नहीं थी, क्योंकि आज तक उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी दादी ही थी जो उसकी इस तरह से केयर किया करती थी। पर उन्हें गुजरे हुए उन्हें सालों हो चुके थे। माँ बाप का प्यार तो वंश को कभी मिला ही नहीं था। बचपन में ही उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका था। फिर दोनों ने ही अपने पार्टनर से शादी कर ली और वंश की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। कृतिका को अपनी इतनी फिक्र करता देख वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं तकलीफ में हूँ? कृतिका वंश के सवालों का जवाब देते हुए बोली, क्योंकि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मैं भी आपसे करती हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि आप तकलीफ में हैं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूमते हुए बोला, मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ जिसे तुम जैसी वाइफ मिली। कृतिका भी वंश के माथे को चूमते हुए बोली, और मैं दुनिया की सबसे लकी औरत हूँ जिसे आप जैसा पति मिला। चलिए अब बताएं आप क्यों परेशान हैं। ये बोलते हुए कृतिका वंश के गालों में अपना एक हाथ रख देती है। वंश एक नजर अपनी वाइफी को देखता है, फिर बोलता है, वाइफी, आज मुझे उस 10 साल की छोटी सी मासूम से वंश के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये बोलते हुए वंश बहुत ही ज्यादा मायूस लग रहा था। उसकी हालत देखकर कृतिका वंश पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। वह समझ रही थी कि वंश जरूर अपने पास्ट के बारे में बता रहा होगा।
वंश अपनी आंखों में एक हल्की नमी लेकर बोला, वाइफी तुम मेरी फैमिली और मेरे पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहती थी ना। मेरी जिंदगी के बारे में बताने लायक कुछ है भी नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताता। मेरी जिंदगी में दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं है वाइफी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वंश एक नजर कृतिका की तरफ देखते हैं। कृतिका वंश की आंखों में उसका गहरा दर्द देख पा रही थी। ये देखकर कृतिका के दिल को बहुत तकलीफ हो रही थी। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, मेरे अतीत का वो पन्ना इतना काला है कि उसे याद करके मैं अपनी जख्म को वापस कुरेदना नहीं चाहता। बस इसी वजह से आज तक मैंने उसके बारे में किसी से बात नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से भी ये बात शेयर कर पाऊंगा। फिर मुझे तुम मिल गई। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी ही बदल दी और तुम मेरी जिंदगी बन गई। आज मैं तुमसे अपनी जिंदगी का वो काला पन्ना शेयर करने जा रहा हूँ वाइफी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, मैं सुन रही हूँ वंश। वंश अपनी आंखों में नमी लिए सामने की तरफ देखते हुए बोला, मैं उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था। दुनियादारी की ज्यादा समझ भी नहीं थी मुझे। बस अपने मॉम डैड और दादी के साथ मैं खुश था। एक दिन मैं अपने खिलौनों के साथ खेलने में लगा हुआ था, तभी मेरे मॉम डैड उद्धरण चिन्ह फिर खुद को करेक्ट करते हुए बोला, मेरा मतलब है मिस्टर और मिसेस सिन्हा यहाँ आए। दोनों ने ही दादी के सामने अपना फैसला सुना दिया कि दोनों अलग हो रहे हैं। ये सुनकर दादी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो उस वक्त 10 साल का एक मासूम सा बच्चा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बीच क्या हो रहा है। दोनों अपना अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चले गए। मेरी तरफ एक नजर मुड़कर भी नहीं देखा। उसके दूसरे दिन दोनों ने अपने अपने पार्टनर के साथ शादी भी कर ली। इसलिए मुझे मॉम और डैड शब्द का मतलब ही नहीं पता वाइफी। ये शब्द सुनकर मुझे एक अलग सा गुस्सा और नफरत ही महसूस होती है। मेरी लाइफ में दादी के अलावा और कोई भी नहीं था, पर भगवान को ये भी मंजूर नहीं था और एक दिन उन्होंने दादी को भी मुझसे बहुत दूर कर दिया, इतना दूर कि मैं उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकता था। उद्धरण चिन्ह। अपनी दादी की मौत और उस वक्त को याद करके वंश की आंखों के रुके हुए आंसू एकाएक बह गए। कृतिका आज पहली बार वंश की आंखों में आंसू देख रही थी। कृतिका भी अपनी आंखों में आंसू लेकर वंश के आंसू पोंछने लगी। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर बोला, वाइफी मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उस वक्त मैंने कैसा महसूस किया था। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने अपने आंसू पोंछे और वंश को अपने सीने से लगा लिया। कृतिका का प्यार भरा स्पर्श पाकर वंश अब खुद को और रोक नहीं पाया और कृतिका की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। कृतिका उसे अपने सीने में छिपाकर उसकी पीठ को सहलाने लगी। वंश ने इतने सालों तक अपने सीने में इस दर्द को दबा कर रखा था। आज कृतिका के सामने उसका सालों का गहरा दर्द बाहर आ रहा था। कृतिका ने अपने आंसू पोंछे और वंश की पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर प्यार से किस करने लगी। उसे समझ आ रहा था कि वंश ने इतनी कच्ची उम्र से इतनी तकलीफें सही थी। वह वंश की पीठ को सहलाते हुए ये सोचने लगी कि कोई माँ बाप अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसे वंश के मॉम डैड मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही वह भगवान को इस बात के लिए थैंक यू भी बोल रही थी कि उन्होंने वंश की लाइफ में उसकी दादी को भेजा था। वंश कृतिका के सीने में अपना चेहरा छिपाकर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोता रहा। कृतिका उसे अपने सीने में जकड़कर उसे सहारा दे रही थी, उसकी तकलीफ कम करने में। थोड़ी देर बाद वंश थोड़ा शांत हो गया। कृतिका ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। रोने की वजह से वंश का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वंश अपनी भारी आवाज में कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। कृतिका वंश के माथे को चूम कर बोली, आप चाहेंगे तब भी नहीं। ये बोलकर वह वंश को फिर से अपने सीने में छिपा लेती है। वंश किसी छोटे बच्चे की तरह कृतिका के सीने में अपना चेहरा छिपाकर उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लेता है। थोड़ी देर तक वंश यूं ही कृतिका को हक किए हुए था। कृतिका उसे खुद से अलग करती है और बेड के साइड में टेबल पर रखा पानी का ग्लास लेकर वंश को पानी पिलाने लगी। फिर वह ग्लास साइड में रखकर वंश के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, वंश आपको पता है आप मेरी जान हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर आपको जरा सी भी तकलीफ होती है तो मुझे अपने दिल में बहुत दर्द होता है। मैं आपसे कभी खुद को दूर नहीं कर सकती और न ही आपको होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वंश के माथे को चूम लेती है, उसे बेड में आराम से सुला देती है और खुद भी उसके बगल में लेट जाती है।
वंश कृतिका की तरफ सरकते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने पर अपना सिर रख देता है और उसकी कमर की चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। कृतिका स्माइल करते हुए वंश को हक कर लेती है और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। ऐसा करते हुए वह बीच बीच में उसके सिर को प्यार से चूम रही थी। कृतिका का करीब रहने के एहसास वंश को हमेशा से एक राहत दे जाता था। वह जल्द ही कृतिका के सीने से लगे हुए ही नींद के आगोश में चला गया। उसके सोने के बाद कृतिका वंश के बिखरे बालों को अपने हाथों से सेट कर देती है और उसके सोते हुए मासूम से चेहरे को निहारने लगी। उसे निहारते हुए वह उसकी बंद पलकों को चूम लेती है और दोबारा उसे अपने सीने से लगा लेती है। वह उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, न जाने कब से मेरे वंश ने अपने दर्द को सीने में दबा कर रखा होगा। वंश ने अपने पास में बहुत कुछ सहा है, पर अब और नहीं। अब मैं अपने वंश को कुछ नहीं होने दूंगी। कोई भी परेशानी पहले मुझसे आकर गुजरेगी। मैं इनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल देखना चाहती हूँ। I love you वंश, I love you so much। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वंश के होठों को आहिस्ते से चूम लेती है। वंश के करीब रहते हुए धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली गई। वंश ने आज अपने इतने सालों के छिपाए दर्द को किसी के साथ शेयर कर रहा था। अब उसके सीने का बोझ भी हल्का हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक लाइफ पार्टनर भी मिलेगी और वह कृतिका की तरह होगी, ये तो कभी नहीं सोचा था। जब 180 ओवर पॉसेसिव हस्बैंड, ये बोलकर वह वंश के होठों को आहिस्ते से चूम लेती है। वंश के करीब रहते हुए धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली गई। वंश ने आज अपने इतने सालों के छिपाए दर्द को किसी के साथ शेयर कर रहा था। अब उसके सीने का बोझ भी हल्का हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक लाइफ पार्टनर भी मिलेगी और वह कृतिका की तरह होगी, ये तो कभी नहीं सोचा था। अब आगे। अगली सुबह कृतिका की आंखें वंश से पहले खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसे वंश का सोता हुआ मासूम सा चेहरा नजर आया। एक पल के लिए कृतिका उसकी मासूमियत में खो सी गई। उसने वंश के चेहरे को चूम लिया। आज वंश को देखकर अचानक से कृतिका को अपने और वंश के होने वाले बच्चे का ख्याल आया। वह वंश की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, हमारा बेबी बिल्कुल अपने डैडी पर जाए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वंश के होठों को आहिस्ते से चूम लेती है और अपने और वंश के बच्चे के बारे में सोचने लगी। ये फील करते हुए उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वह वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली जाती है। वंश तो पहले ही जाग चुका था, पर वह सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही कृतिका वॉशरूम में चली गई, वंश के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इस सुकून को फील करके वह दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज उसे उठने का भी मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद कृतिका रेडी होकर बाहर आती है और किचन में वंश की कॉफी बनाकर बेडरूम में आते हुए उसे बेड के साइड में रख देती है। वह रूम के ग्लास विंडो के कर्टन साइड करते हुए वंश से बोली, वंश अब उठ जाए। देखिए सुबह हो गई है और कितनी देर सोने का इरादा है आपका। पर वंश कोई जवाब नहीं देता। कृतिका वंश के पास जाकर उसकी बगल में बैठकर उसके गालों को छूते हुए बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने अभी तक वंश को यूं सुबह देर तक सोते हुए नहीं देखा था। कृतिका के ये पूछते ही वंश छत से कृतिका को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने ऊपर सुला देता है। फिर आहिस्ते से अपनी आंखें खोलकर कृतिका के होठों के साथ अपनी एक उंगली से खेलते हुए बोला, मेरी दवा तो मेरे सामने ही है, फिर मैं बीमार कैसे पड़ सकता हूँ? हम। उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वंश की तरफ देखने लगी और उसके हाथ अपने होठों से हटाते हुए बोली, मतलब आप सोने की एक्टिंग कर रहे थे? वंश कृतिका के चेहरे के बेहद करीब जाकर बोला, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाइफी। वंश के इस तरह करीब आ जाने से कृतिका की दिल की धड़कनें तेज हो गई। अपने हबी की यूं रोमांटिक बातें सुनकर कृतिका वंश को खुद से दूर करते हुए बोली, आपको नहीं लगता आप दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही बेशर्म होते जा रहे हैं मिस्टर सिन्हानिया? कृतिका की बातें सुनकर वंश उसे एकदम से अपने नीचे पलट देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके होठों के बेहद करीब जाकर बोला, क्योंकि आप दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है मिसेस सिन्हानिया, तो मिस्टर सिन्हानिया बेचारा कर भी क्या सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह जैसे ही कृतिका के होठों को चूमने की कोशिश करता है, कृतिका वंश के होठों पर अपने हाथ रख देती है। वंश अपनी आंखें छोटी करके अपनी वाइफी को घूरता है। ये देखकर कृतिका स्माइल करते हुए बोली, आप सुबह सुबह शुरू हो गए, जाए और जाकर फ्रेश हो जाए, आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की खुली कमर पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
चला जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कृतिका सवालिया नजरों से वंश की तरफ देखते हुए बोली, अब सुबह सुबह आपको क्या चाहिए? कोट। वंश कृतिका की तरफ देखकर एक शरारत भरी स्माइल करता है, फिर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए। ये सुनकर कृतिका वंश को एक नजर घूर कर देखती है और कहती है, सुधर जाए आप। उद्धरण चिन्ह। वंश ना में सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर तुम मुझसे छूटना चाहती हो तो मेरी डिमांड पूरी कर दो, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें दिन भर तुम्हें अपनी बाहों में जकड़े रखने में। उद्धरण चिन्ह। कृतिका एक नजर घूरकर वंश को देखती है। उसे अपनी तरफ यूं घूरता देख वंश उसे टीज करते हुए बोला, ऐसे प्यार से मत देखो वाइफी, वरना मेरा इरादा बदल सकता है। कहीं मैं तुम्हें किसकी जगह कुछ और ना मान लूं, इसलिए बेटर होगा कि तुम जल्दी से मेरी डिमांड पूरी कर दो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश के कुछ और का मतलब अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने बिना देरी किए तुरंत वंश को उसकी मॉर्निंग किस दे दी और झट से वंश की पकड़ से छूटकर जाने लगी। वंश बेड पर बैठ गया और एक झटके में कृतिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कृतिका के कदम वहीं थम जाते हैं। वह वंश की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए खुद से बोली, कहीं इनका इरादा तो नहीं बदल गया। वंश उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके दोनों हाथ इस वक्त कृतिका की कमर पर थे। कृतिका ने लाइट पिंक कलर की एक ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसकी खूबसूरत कमर और पेट अच्छे से नजर आ रहे थे। वंश की निगाहें कृतिका के पेट पर ही टिक गई। वह उसे देखते हुए बोला, आज रात को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, रेडी रहना। ये बोलकर वह कृतिका के पेट को चूम लेता है। वंश की इस मधोशी भरी किस से कृतिका की पकड़ वंश पर कस जाती है। वंश जैसे ही उसे रिलीज करता है, कृतिका खुद को संभालते हुए वहां से भाग जाती है। अपनी वाइफी की हरकतें देखकर वंश स्माइल करता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। कृतिका अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए बोली, ये वंश भी ना कभी कभी मेरी जान निकाल देते हैं, एक नंबर के बदमाश होते जा रहे हैं दिनों दिन। ये बोलकर वह ब्लश वाली स्माइल करते हुए अपनी पेट पर हाथ फेरती है और किचन की तरफ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। मल्होत्रा हाउस। दीक्षा कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने आज एक मिड लेंथ की फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों के नीचे तक आ रही थी। ये ड्रेस रेड कलर में थी और दीक्षा पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये ड्रेस आर्फ शोल्डर स्टाइल में थी, जिससे दीक्षा के गोरे कंधे खूबसूरत से नजर आ रहे थे। वह इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उसे इस ड्रेस को पहनने में बस एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, वह ड्रेस की जिप को बंद नहीं कर पा रही थी। आदित्य ऑफिस के लिए रेडी होकर सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स चेक कर रहा था। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह अपने ड्रेस को संभालते हुए आदित्य के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने बैग की तरफ इशारा कर दिया। आदित्य अपना लैपटॉप बंद करके उठ गया और दीक्षा की ड्रेस की जिप लगाने लगा। जिप लगाते हुए अचानक से आदित्य की निगाहें दीक्षा की खुली पीठ पर चली गई और कुछ देखकर उसकी आंखें बिल्कुल सर्द हो गई। वह दीक्षा की खुली पीठ के एक तरफ टच करते हुए बोला, ये चोट तुम्हें कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दीक्षा की चोट वाले मार्क पर उंगली फेरने लगा, जिससे दीक्षा को एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। इस वक्त उसकी खुली पीठ आदित्य के सामने थी, इसलिए उसे शर्म भी आ रही थी। वह अपनी खुली पीठ को अपने दोनों हाथों से ढांकते हुए बोली, आदि आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे एक अजीब सी गुदगुदी हो रही है, प्लीज आप ऐसे टच मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की बचकानी और मासूम बातें सुनकर आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही हो? दिखाओ मुझे और बताओ कि ये चोट कैसे लगी तुम्हें। ये बोलकर वह दीक्षा के दोनों हाथों को उसकी पीठ से हटाते हुए उसे फिर से देखने लगा। दीक्षा, लग गई होगी कभी, मुझे याद नहीं है, और आप प्लीज मेरी पीठ को छूना बंद कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। आदित्य दीक्षा की तरफ अपनी एक आईब्रो रेज करते हुए बोला, और तुम शर्म क्यों आ रही है? उद्धरण चिन्ह।